हेलो बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण। ठीक है। अब आवर्ती गुण क्या होंगे इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और जो हमें याद होना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है। याद होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना चाहिए कि ये समझ में कैसे आएगा, किस तरह से इसमें चेंजेस होंगे एक आवर्त के साथ तथा एक वर्ग के साथ, किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी चेंज होती है परमाणुओं की, तत्वों की, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब इसे समझते हैं और शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो क्रमिक परिवर्तन का कारण क्या रखा है हमने? फाइनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, अतः इसके प्रत्येक वर्ग के समस्त सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है, जिससे उस वर्ग के सदस्यों के रासायनिक गुणों की समानता का स्पष्टीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और यहाँ पे देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम यहाँ से। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। लिथियम का 1:2s1, सोडियम का 1:2s2 3s1, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1:2s2 3s2 4s1, रूबिडियम का इसी तरह से 4:4p6 5s1, सीजियम का 5:5p6 6s1 और फ्रांसियम का 6:6p6 7s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि समस्त तत्वों के अंत में S1 आ रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 होता है। और उससे जस्ट पहले की विन्यास देखेंगे तो वो क्या आता है S2p6। देखो यहाँ पे 2s2 3s2 4s2 5s2 और 6s2 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से व्यवस्थित है। तो अगर इसका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारे पास में n-1 s2p6 ns1। ठीक है। अब इस विन्यास को देखकर इन तत्वों की क्रियाशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि बाह्यतम कोश में अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर S1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। देखो यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही है ना, युग्मित है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी अगर निकाल, और इससे पहले क्या होता है ये p6 n-1 और यहां पर n-1s भरे हुए हैं। तो ये कौन सा विन्यास है? उत्कृष्ट गैस विन्यास है ना, S2p6 उत्कृष्ट गैस विन्यास हुआ हमारा पास। अब अगर ये इसके 22 के बाद n-1 और ns1 है, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, देखो हम देखते हैं यहाँ बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो ये कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा? उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है। ये विन्यास प्राप्त कर लेगा S2p6 वाला, तो एक स्टेबल पोजीशन में चला जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को या इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से त्याग देता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं। देखो इन तत्वों में एक इस जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग कर स्थायी विन्यास ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति के आधार पर इस वर्ग के सदस्यों को में अत्यधिक क्रियाशीलता होती है, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, प्रबल धात्विक होते हैं, प्रबल अपचायिक आदि गुण पाए जाते हैं। ये सब गुण क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि वो अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से त्याग दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या हो रहा है, उनकी क्रियाशीलता बहुत बढ़ जा रही है, उनके धन विद्युतीय गुण प्रबल हो जाता है, धात्विक प्रवृत्ति हो जाती है, उच्च प्रबल अपचायिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। अब ये क्या होता है, क्षार धातु कहलाता है। उपयुक्त क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक और बात स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ns1 जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाता है, और इससे वर्ग प्रवृत्ति, ग्रुप ट्रेंड भी कहा जाता है। ग्रुप ट्रेंड की व्याख्या होती है, मतलब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसको भी समझते हैं। देखो जैसे ये क्या है, लिथियम है, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 2s1, ये 1s1 2s1। इसके बाद सोडियम है, ये सोडियम है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 3s1 यहाँ पर है। उसके बाद पोटेशियम है, देखो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 4s1 यहाँ पर। तो जैसे जैसे ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, लिथियम था यहाँ पर, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे दूरी कम थी, यहाँ पर और कम है, बढ़ रही है ना।
तो नाभिक से दूर होते जाएंगे। इससे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव घटते जाते हैं। आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या विभव। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर क्यों घटते जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत दूर है नाभिक से। परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, विद्युत ऋणता घटती जाती है, धात्विक तथा क्रियाशीलता का गुण बढ़ता जाता है। इन सबका मूल कारण क्या है कि बाह्यतम नाभिक जो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से दूर होना है। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर हम फिर समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन को दो परमाणु का अध्ययन करते हैं। ये पर नाभिक है और ये एक इससे बड़ा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी, क्योंकि कोष बढ़ते जाएंगे ना, एन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। दूसरा है जब ये इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि जब इससे दूर है तो इसका प्रभाव भी कम है इसके ऊपर, इसकी तुलना में। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका प्रभाव कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसका धन विद्युतीय गुण भी बढ़ता जाएगा, क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। ठीक है, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर होता है। अब देखें विद्युत ऋणता की बात करें। विद्युत ऋणता क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, जब यहाँ पे कर ही नहीं रहा है आकर्षित, तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं हेलोजनों के। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं तो 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5 और आयोडीन का 5s2 5p5 इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? ns2 np5, यही होता है। अतः यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, जैसे क्या हो हेलोजनों में ns2 np5 विन्यास है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो कौन सा विन्यास प्राप्त हो जाएगा? ns2 np6, अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये भी क्षार धातु की बातें अत्यंत क्रियाशील होते हैं। क्षार धातु की प्रवृत्ति तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की थी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त करने की थी, और हेलोजनों की प्रवृत्ति कैसी है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त करने की है। अब यहाँ पे बात करें तो क्षार धातु की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, जबकि हेलोजनों की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार बढ़ने के साथ उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो बढ़ती है। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। क्यों? क्योंकि नाभिक से उतने आकर्षण बल से बंधे हुए नहीं होते। त्याग भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उतना आकर्षण नहीं है, और ग्रहण इसलिए नहीं कम कर रहे हैं क्योंकि उतना आकर्षण है ही नहीं। जब आकर्षण ही नहीं है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बांध के नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए तो आकर्षण नहीं कम है, और इसीलिए विद्युत ऋणता या इनकी ग्रहण करने की क्षमता घटती जाती है। अतः क्षार धातु की क्रियाशीलता तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और हेलोजन की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातु की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? भाई क्रियाशीलता बढ़ती है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और इसी तरह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? भाई हेलोजन तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही नहीं पा रहे हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन किसी और के इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आगे देखते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से किसी आवर्त के सदस्यों के गुणों में हो रहे क्रमिक परिवर्तन की व्याख्या भी कर सकते हैं। किस तरह से क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होता है? देखो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4 2p5 और इसी तरह से नियोन में 2p6 होता है। अतः ये स्पष्ट है कि द्वितीय आवर्त के समस्त सदस्यों के विन्यास में बाह्यतम कोष कितना है? n बराबर 2 है। अतः एक आवर्त के जब तत्वों की बात करें, देखो ये हमने क्या किसकी बात की? एक आवर्त के तत्व की बात की, तो उसका बाह्यतम कोष क्या रहता है? लगभग बाह्यतम कोष समान रहता है, दूसरा कोष है उसी में ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दूसरे कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी होती है हमारी, ये होती है। अब बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इधर से इधर जा रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, दूसरे कोष में, यहाँ पे हमने दूसरे कोष की बात की, तो दूसरे कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अंत में उत्कृष्ट गैस विन्यास, यहाँ पर कौन सा गैस होता है, उत्कृष्ट गैस होती है, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर आवर्त समाप्त हो जाता है। अतः एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की क्रमिक वृद्धि के कारण ही एक आवर्त के सदस्यों में परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है, धन विद्युतीय गुण और धात्विक गुण घटता है और ऋण विद्युतीय गुण बढ़ता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखो, जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसका परमाणु त्रिज्या का मान कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, चलो इसकी आगे से व्याख्या विस्तार में की गई है, हम वहीं पर इसको आसानी से समझेंगे। फिर भी एक बार ब्रीफली बता दूं कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, मतलब नाभिक का आवेश भी बढ़ता जाएगा ना। वो एक ही कोष में बढ़ रहा है, दूसरे कोष में पहले यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितने हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे 10 प्रोटॉन हो गए। तो ये क्या होगा, 9 प्रोटॉन ज्यादा पावर से भी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन तो उसी कोष में घूम रहे हैं ना, बाहर तो परिधि तो चेंज हुई नहीं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या होगा, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। परमाणु त्रिज्या घट जाएगी तो उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा तो धन विद्युतीय गुण और धात्विक गुण क्या होंगे, घट जाएंगे, और ऋण विद्युतीय गुण, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब उसका नाभिक के प्रभाव अभी भी बना हुआ है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो ऋण विद्युतीय गुण बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये इसकी संक्षिप्त व्याख्या हो गई, विस्तार से व्याख्या आगे करते हैं। देखो, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उनको देखते हैं। परमाणु त्रिज्या को कैसे डिसाइड करते हैं, आणविक त्रिज्या को कैसे डिसाइड करते हैं, ये आवर्त सारणी में किस प्रकार से आवर्त और वर्ग में परिवर्तित होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो परमाणु आयनिक त्रिज्या, देखो हम यहाँ पे देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या कैसे होती है। जैसे ये एक परमाणु है, उसका ये नाभिक है और ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है वो इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया। ये दूसरा नाभिक है, उसका ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, यह बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यहां तक उपस्थित है। तो अब यहां से देखो एक बार समझते हैं, नाभिक से ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार जब ये दो नाभिक हैं, इसकी यहां से यहां तक की दूरी और इस दोनों नाभिकों की बीच की दूरी, जब दो परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में, उनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतर नाभिकीय दूरी कहलाती है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, बाहर तक की दूरी। चलो आगे देखते हैं, ये आधी दूरी क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। एक परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखो, एक परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मान ले यहाँ पर है, और ये नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी तत्व के लिए परमाणु त्रिज्या का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके विपरीत किसी तत्व की द्विपरमाणुक अणु के लिए उसके अंतर्नाभ की दूरी या सहसंयोजक बंध दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। देखो, अंतर्नाभ की दूरी है, इसका आधा क्या होगा, सहसंयोजक बंध दूरी। ठीक है, और इस दूरी के आधे को क्या करते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या तो परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी धात्विक क्रिस्टल से अंतर्नाभ की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। किसी धात्विक क्रिस्टल में भी अंतर्नाभ की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उस स्थिति में उस दूरी के आधे को क्या बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या अथवा परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे एक चीज समझी हमने कि यहाँ से नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, लेकिन इसे ज्ञात करना संभव है नहीं। इसलिए क्या करते हैं, हम दो परमाणु साथ में काम में लेते हैं और उनकी दूरी को, जो अंतर्नाभ की दूरी है, उनके आधे, जो अंतर्नाभ की दूरी निकलेगी दोनों की, वो क्या कहलाएगी, इसके आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, और इसी को परमाणु त्रिज्या हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात हुई कि किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इसका निर्धारण कैसे करेंगे। अब परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करने का एक तरीका है एक्स किरण विवर्तन। ठीक है, ये एक्स किरण विवर्तन द्वारा इसका निर्धारण करते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा अथवा न्यूट्रॉन विवर्तन द्वारा भी इसका निर्धारण कर सकते हैं। इन सब विधियों में किसी तत्व के क्रिस्टल से एक्स किरण अथवा इलेक्ट्रॉन अथवा न्यूट्रॉन पुंज को गुजारते हैं। जैसे मान लो एक्स किरण को गुजारा यहाँ से, और विवर्तित की वजह से जो विवर्तित विकिरणें हैं अथवा कणों से दो परमाणु नाभिकों के मध्य की दूरी का परिकलन करते हैं। जैसे मान लो ये विवर्तित की जो किरणें हैं, उनसे क्या होगा, इन दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को आइडेंटिफाई करते हैं। जिन तत्वों के क्रिस्टल नहीं होते, उनकी
जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे जिनके क्रिस्टल बन रहे हैं उनको तो इस तरीके से नाप लिया। अब जिन तत्वों के क्रिस्टल ही नहीं बन पा रहे हैं उनको कैसे करेंगे, तो उनको क्या होगा, किसी उपयुक्त यौगिक को लिया जाता है। जैसे उनका कोई भी उपयुक्त यौगिक ले लिया जिसमें वो तत्व उपस्थित है, और जिनमें से एक तत्व की संयोजक त्रिज्या ज्ञात होती है और या ज्ञात नहीं होती तो ज्ञात होनी चाहिए, वो ऐसे तत्व को लिया जाता है। अब दोनों की अंतर्नाभ की दूरी में से ज्ञात तत्व की संयोजक त्रिज्या को अगर घटा देंगे तो उस अज्ञात तत्व की संयोजक त्रिज्या पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला से सीधा सीधा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये है ए बी अणु है, इस ए बी अणु के अंतर्नाभ की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो हमें याद नहीं है तो कैसे करेंगे। ए की संयोजक त्रिज्या, दो ए अणु लिए उनकी संयोजक त्रिज्या निकाली, इसी प्रकार दो बी अणु लिए उनकी संयोजक त्रिज्या निकाली और इन दोनों की त्रिज्या को संयोजक दूर अंतर्नाभ की दूरी निकाली। जैसे बी, यहाँ पे पिछले टॉपिक में हमने देखा था, एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दो ए लिए, अब इन दोनों की आपस में अंतर्नाभ की दूरी निकालकर आधा कर दिया तो संयोजक त्रिज्या मिल गई हमें। इसी तरह से दो बी अणु लिए और इन दोनों अणु की, जैसे यहाँ पे बी बी होता है और इन दोनों अणु की अंतर्नाभ की दूरी का आधा लेते हैं तो संयोजक त्रिज्या बी की मिल जाती। ठीक है, अब उन दोनों त्रिज्याओं को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए की संयोजक त्रिज्या प्लस बी की संयोजक त्रिज्या, तो हमें क्या होता है, इसके अंतर्नाभ की दूरी ए और बी के अंतर्नाभ की दूरी का मान पता चल जाता। ठीक है, तो डी ए बी क्या हो जाता, आर ए की रेडियस संयोजक त्रिज्या तो बी की त्रिज्या। अब हमें किसी बी की निकालनी है मान लो, तो कैसे निकालेंगे, हमें दोनों के अंतर्नाभ की दूरी का पता हो तो उसमें से इसकी त्रिज्या घटा देंगे तो हमें बी की पता चल जाएगी। ये हमारा इसका तरीका होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो आवर्त सारणी में संयोजक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या किस प्रकार ट्रेंड करती है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।